अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज फिर एक बुरी खबर के साथ आगाज करते हैं। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी आर्बिट्रेशन के इदारे CISD ने 6 अरब डॉलर जुर्माना किया है। इस जुर्माना की अदायगी के एवज PIA की मुख्तलिफ ममालिक में वाक़या इससे ज्यादा मालियत की जायदाद अटैच कर ली गई है, कुर्क कर ली गई है। बदकिस्मती ये नहीं होती कि एक बुरा वाकया हो जाए, बदकिस्मती ये नहीं होती कि मुल्क में किसी नालायक हुक्मरान की आमद हो जाए। बदकिस्मती एक चेन होती है, एक सीरीज होती है। मुख्तलिफ वाकयात एक तरतीब से होते हैं और इकट्ठे होकर एक बुरा नतीजा निकालते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या वजीर आजम आम आदमी की ज़हनी मायार से कहीं कम इस्तेदाद के हामिल हैं, लेकिन इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि वो अपने से ज्यादा कम ज़हीन लोगों यानी नालायक लोगों में रहना पसंद करते हैं। वो पार्लिमान को वैल्यू नहीं देते, पार्लिमानी अक़दार को समझने की अहलियत नहीं रखते और इसके अलावा शद्दोमत से लड़ाई, मारकुटाई और मुकाबलाबाजी को अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं। इन हालात में ये दूसरा बड़ा जुर्माना है जो हुकूमत पाकिस्तान सेटल नहीं कर पाई। अमली तौर पर यह तीसरा बड़ा जुर्माना था। कारके वाले मामला में हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्क हुकूमत की फयाजाना पेशकश के एवज उस मामला को जुर्माना की अदायगी से अलावा सेटल कर लिया। ब्रॉडशीट का जुर्माना अदा करना पड़ा और रिकोडिक नामी मंसूबा में जो फैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत ने दिया था और जिस फैसला पर पाकिस्तान की तमाम दानिश ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंडेम करने के लिए, सदर आसिफ अली जरदारी को खराब करने के लिए उछल कूद मचाई थी और वाह वाह की थी, उस फैसला के नतीजा में पाकिस्तान को यह बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। हमारे मीडिया, जमहूरियत दुश्मन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के कुछ मसाइल इंतहाई संगीन नौइयत के हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की किरदार कुशी के लिए वो सहाफियों को अदायगी पर झूठी कहानियां लिखवाते हैं। झूठी कहानियां इस कदर बड़ी तादाद में सहाफी लिखना शुरू करते हैं और बैक वक्त बयान करना शुरू करते हैं कि लिखवाने वाले खुद ट्रैप हो जाते हैं। लिखवाने वाले समझते हैं कि ये जो मीडिया कह रहा है ये सच है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं कि उन्होंने जो झूठी कहानियां लिखवाई थी उनका शिकार होकर खुद बम को टांग मार बैठे थे। इसी तरह रिकोडिक भी एक ऐसी ही कहानी है जो झूठ की बुनियाद पर लिखी गई, उसको बार बार रिपीट किया गया और यह कोशिश की गई कि इसमें कहीं आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फंसाकर उन्हें सियासत से नाअहल करवा दिया जाए। मगर बदकिस्मती के सच बिल आखिर सामने आकर रहता है। आज मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं इस बात का इजहार करता हूं, ये इस बात को डिस्क्लोज करता हूं, ये बात आपको मीडिया कभी नहीं बताएगा कि रिकोडिक पर कानकुनी का ठेका सदर आसिफ अली जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं दिया था। यह ठेका जुलाई 1993 में दिया गया था, जिस वक्त पाकिस्तान में मोइन कुरैशी वजीर आजम थे। उस वक्त बलूचिस्तान में भी निगरान वजीर आला नसब थे। BHP या बैरक गोल्ड नामी कंपनियों ने यह ठेका लिया। इसमें रोज़े अव्वल से परसेंटेज तय की गई थी कि 25% आमदनी बलूचिस्तान हुकूमत को मिलेगी और 75% गोल्ड माइनिंग कंपनी को मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत दुश्मनी पर मबनी जो निज़ाम है, ख़ुसूसी तौर पर अदलिया, इंतजामिया और खलाई मखलूक के दरमियान जो एक गठबंधन है, इसने बहुत ताकत के साथ अपने पंजे पाकिस्तान की माइशत, मुआशरत और सियासत में नस्ब कर रखे हैं। इनमें सबसे बड़ा एक मामला यह है कि जो ही कोई बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी बिड या ऑक्शन होना हो, कोई ऐसा काम होना हो जिसमें पाकिस्तान की आमदनी के इम्कानात मौजूद हों, तो उसमें ऐसी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना रहे। वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाला एक गिरोह इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर वो तमाम कोशिशों में नाकाम हो जाएं, तो फिर आला अदलिया के अंदर बनाया गया एक सेटअप उनके काम आता है और अहकाम इम्तनाई जारी होते हैं। 2011 में आपको याद होगा कि 3G के ऑक्शन को इसी तरह से मौखर किया गया और 2014 तक लेकर जाया गया। जिस वक्त 2011 में
हुकूमत पाकिस्तान 3G को ऑक्शन करना चाहती थी, उस वक्त इससे आमदनी की तवक्को थी कि ये 6 से 7 बिलियन डॉलर्स आमदनी देगा। मगर बाद लाइसेंस की ऑक्शन लेट होने की वजह से और नई टेक्नोलॉजी 4G LTE की आमद की वजह से इसके लाइसेंस की कीमत कम हो गई। और 2014 में जब इसकी ऑक्शन हुई तो साजबाज की वजह से, करप्शन की वजह से, किकबैक की वजह से, बैनुल अक़वामी हालात में तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर दस्तयाब हो सके। इसी तरह यह मामला है कि इस टेंडर को, इस ठेका को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह मोइन कुरैशी के दौर में हुआ था। बहरहाल BHP नामी कंपनी या बैरक गोल्ड ने वहां पर काम शुरू किया। अब एक बात को पहले हम समझ लें कि माइनिंग एक जुआ किस्म का बिजनेस होता है। कानकनी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें किसी भी लेवल पर, किसी भी कीमत पर 50% तक गारंटी भी दी जा सके कि जिस चीज का एस्टिमेट किया गया है वो वहां से बरामद होगी या नहीं। हाल ही में इसकी मिसाल एक्सन कंपनी की प्रोजेक्ट है, जिसके लिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि 200 साल की जरूरत के मुताबिक गैस वहां से निकलेगी। एक्सन कंपनी ने 200 मिलियन डॉलर खर्च करके ड्रिल किया, काम किया, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं निकला और बकौर वजीर आजम के, नस्बशुदा वजीर आजम के, गैस फिर से लीक हो गई थी। माइनिंग एक ऐसा काम है जहां अंदाजे पर इन्वेस्टमेंट होती है और अंदाजा भी 10 या 15% तक कार आमद हो सकता है, इससे ज्यादा अंदाजा नहीं होता। तो सोना, मेटल्स की, अब फिर इसे समझ लें कि यह कोयला या दीगर मटेरियल की माइनिंग से मुख्तलिफ चीज मेटल की माइनिंग है। मेटल की जो कान होती है वो किसी भी तरह से उसमें मेटल बरामद नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर हम खुदाई करेंगे तो सोने की ईंटें बरामद हो जाएंगी, लोहे की ईंटें बरामद हो जाएंगी या तांबा की कोई ऐसी सुलाख बरामद हो जाएगी जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। माइनिंग करते वक्त जो खाम माल होता है वो पत्थर की शक्ल में, ढीले की शक्ल में, मट्टी की शक्ल में होता है। और आप ये समझ लें कि हजारों टन पत्थर को जलाने के बाद उसमें औंस या तोले की मिकदार में गोल्ड बरामद होता है। इसलिए यह काम इस कदर पेचीदा और मुश्किल है कि पूरी दुनिया में 2 या 3 कंपनियां यह काम करती हैं। आप तसव्वुर करें कि अमेरिका में भी वही कंपनी गोल्ड माइनिंग करती थी जिसको पाकिस्तान ने टेंडर दिया। बदकिस्मती हुई कि 20 साल की जद्दोजहद में वो कंपनी पाकिस्तान में अपने टारगेट के मुताबिक परफॉर्म ना कर सकी। उसके पास वसाइल की कमी हुई या कोई दीगर मामला हुआ या पाकिस्तान के कुछ मामला खराब हुए, जिस वजह से वो लोग काम छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। लेकिन अब चूंकि एक एग्रीमेंट उनके पास 30 साल या 35 साल की माइनिंग का मौजूद था, लिहाजा उन्होंने अपने 75% शेयर्स टिथियान कॉपर कंपनी को बेच दिए। यह दूसरा मुआहिदा 2011 में हुआ। अब आप तसव्वुर करें कि यह मुआहिदा इस सूरत हाल में हो रहा है कि पहले जो मेजर इन्वेस्टर कंपनी थी, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक थी, वो नाकाम होकर अपने काम को शट डाउन करके जा रही थी, क्योंकि जिस इलाका में ये माइनिंग हो रही थी उस इलाका में बहुत सारे मसाइल थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला वहां पानी की अदम दस्तयाबी था। बहरहाल चूंकि उस वक्त दौर पीपल्स पार्टी का था, इसलिए बलोचिस्तान की उस हुकूमत के गिर्द चारों तरफ से हमला हुआ और ये सोचा गया, ये मनवाया गया और मीडिया में इस तरह का कोई शोर होगा हुआ कि यहां पर माइनिंग नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर कोई खजाना दस्तयाब हुआ है जिसके अंदर तैयार शुदा गोल्ड $1 अरब की मालियत का दरियाफ्त हुआ है और उसे आसिफ अली जरदारी और सरदार असलम रईसानी बेचकर कहीं बाहर के मुल्क चले जाएंगे। पहले प्लान करके मीडिया के अंदर शोर होगा किया गया, फिर नाम निहाद दानिश्वर, कोई एटॉमिक एनर्जी कमीशन का साइंटिस्ट पैदा हो गया, कोई किसी यूनिवर्सिटी में सियासियात पढ़ाने वाला प्रोफेसर पैदा हो गया और वो माइनिंग के इल्म पर लेक्चर देना शुरू हो गए। इन हालात में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमजोर करने के लिए तुले हुए थे और डे बाय डे की बुनियाद पर 5 से 6 मुकदमा पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुनते थे और इस जद्दोजहद में थे कि किसी भी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम लेवाओं को सजाए मौत दी जा सके। इन हालात में यह मुकदमा भी खोला गया और बदकिस्मती की यह बात है कि जिन लोगों को मैं कानून के फील्ड में, कानून के पेशा में अपना उस्ताद समझता हूं, वो इस मामला में इतनी बड़ी गलती कर रहे थे कि मैं उन दिनों बतौर एक कानून के तालिब इल्म के उनकी ज़हनी कैफियत और सलाहियत पर शर्मिंदा होता था कि ये क्या कर रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ
की एक बुनियाद समझाना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट या कोई भी दो इदारे आपस में कोई एग्रीमेंट डू समथिंग करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमें यह काम मिलकर करना है, तो हद्दुल इम्कान दुनिया की प्रैक्टिस ये है कि इसे बचाया जाता है कि किसी भी सूरत में पार्टीज को कोर्ट में ना जाना पड़े। पूरी दुनिया में कोर्ट की प्रोसीडिंग को लंबी और जानलेवा समझा जाता है। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर एक क्लास रखी जाती है जिसे आर्बिट्रेशन क्लास कहते हैं। इस क्लास के तहत पहले से दोनों फरीक तयन कर लेते हैं कि किसी भी इख्तलाफ, किसी भी मसला की सूरत में वो दोनों अपने उस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। पहले रोज से कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यह तय कर लिया गया है कि इधर पार्टीज, दोनों पार्टियों में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करेगा और सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इसे बार्ड की गई है। इससे अगला स्टेप होता है बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट का। जब मौजूदा सरमायादारी का निजाम तय किया गया, जब मौजूदा सरमायादारी का ढांचा बनाया गया, तो एक मुल्क की कंपनी ने दूसरे मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट की। वहां पर ऐसे ही कुछ मसाइल पैदा हुए जिसमें लोकल मुल्क जहां पर इन्वेस्टमेंट की गई थी वहां की अदालतों ने मुदाखलत की। तो फिर मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए। इस केस में कम से कम 3 बैनुल अक़वामी मुआहदे आते थे जिनके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखती थी, यानी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद इस केस को सुना गया। सबसे पहला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन एक आपस में मुआहदा है जिसके तहत पाकिस्तान की अदालत की ज्यूरिसडिक्शन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर नहीं है। दूसरे रिकोडिप के अपने मुआहदा के अंदर प्रोवाइड किया गया था कि वर्ल्ड बैंक का जो CSID सालसी का सेंटर लंदन में कायम है, किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में वो इसके फैसला करने के मजाज होंगे। अब फर्ज करें कि 2011 में पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी को यह पता चला, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह पता चला और हरफन मौला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, डॉक्टर समर मुबारक मंद के इल्म में यह बात आई कि यह मुआहदा गलत है। तो इसके लिए दुरुस्त तौर पर रास्ता यह था कि यह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से CSID में एक दरखास्त दिलाते और CSID इसमें प्रोब करती और अल्टीमेटली गलती की निशानदेही की जाती। अब फिर इस बात को समझ लें कि बिलाशुबा सरमायादाराना निजाम मुमलिकत में, सरमायादारी के निजाम में किकबैक्स एक फितरी चीज है, इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी मुआहदा में किकबैक्स कौन लेगा और कौन देगा, इसका तयन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुआहदे हमेशा ताकतवर इदारों, खलाई मखलूक की मौजूदगी और उनके मफादात के तहत होते हैं। इसलिए यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसी बेचारे सियासतदान को भी इसमें से कोई हिस्सा मिला होगा। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अपने पांव पर खड़ा नहीं होने देंगे इस पॉलिसी के तहत। आप तसव्वुर करें 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वक्त है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 0 के करीब पहुंच गई थी। और उसकी वजह यह नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जद्दोजहद नहीं कर रही थी। जिस वसी पैमाने पर बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने जद्दोजहद की, मेहनत की और मुआहदे किए, CPEC हो, GSP प्लस स्टेटस हो, रूस के साथ इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हो, सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हो, ईरान की गैस पाइपलाइन हो, ये $multi-billion के मुआहदे थे। लेकिन इन सब पर अहकाम इम्तनाई जारी किए गए और ऐसी सूरत हाल पैदा की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका फरूट ना ले सके और अल्टीमेटली आने वाली हुकूमतें इसका फायदा उठाएं। इसी सूरत हाल में इस मुआहदा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वॉइड करार दिया। गैर मुमालिक में रहने वाले लोग भी दिलचस्प हैं। जब यह काम हो गया तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की आला अदलिया को एक खतीर रकम डोनेशन में दी। वो बेचारे समझे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक अनपढ़ जज हैं, उन्हें सिविल लॉ पर कमांड नहीं है और शायद किसी अंदाजे की गलती की वजह से उन्होंने इस मुआहदे में इंटरफियर किया है। यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान में क्लास 3 के सिविल जज को भी मालूम है कि आर्बिट्रेशन क्लास अगर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है तो फिर सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है। बहरहाल खतीर रकम दोबारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हाथ में आई और उससे पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए नए सिरे से तरबियती क्लासेस लगाई गई और उन्हें समझाया गया कि बैनुल अक़वामी मुआहदा में आपने मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन चूंकि यह सब कुछ हो चुका था, बहरहाल इसके बाद जब रिकोडिक के मुआहदा में टीथियम कंपनी को निकाल बाहर किया गया तो वो CSID के पास चले गए।
CSID ने पाकिस्तान के माहिरीन को सुना, उनको सुना। अब यहां पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दूसरी गलती की गई। अब फिर मैं अर्ज करता हूं कि माइनिंग में कभी भी यह शर्त नहीं लगाई जा सकती कि जो अंदाजा, जो एस्टीमेट पेश किया है जियोलॉजिस्ट ने, वो माइनिंग की सूरत में बरामद भी होगा या नहीं। चिन्योट वाली माइनिंग में आप जान चुके हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़े फख्र के साथ एक आयरन रॉड हाथ में पकड़ के बताया था कि यहां से तो सोना और कापर भी मिलेगा। तो बाद अज़म पता लगा कि यहां की माइनिंग इस कदर पेचीदा और मुश्किल है, और पत्थर इतना सख्त या मुश्किल है कि जब हम उसे निकालेंगे तो हमारा सोने की कीमत से ज्यादा खर्च हो चुका होगा। इसलिए वो प्रोजेक्ट तरक किया गया, और एक दफा नहीं, उससे पहले भी ये प्रोजेक्ट इसी वजह से तरक किया गया था। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से गैस फील्ड और बहुत से ऑयल फील्ड बंद करना पड़े कि वहां से कॉस्ट निकालने की इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है। अब इसी सूरत हाल में आप ये देखते रहे कि मुमकिन है कि टीथियान कंपनी जब वहां पर अगले 10 साल काम करती तो उसका खर्च इतना ज्यादा हो चुका होता कि जो गोल्ड वो वहां से एक्सप्लोर करती उसकी कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा हो जाती और उसे ये सारा बिजनेस छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन बहरहाल जब CSID में इस केस की समाअत हुई तो पाकिस्तान की जानिब से एक माहिर पेश किए गए, डॉक्टर समर मुबारक, जो रिएक्टर इंजीनियर हैं, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, न्यूक्लियर साइंस के स्टूडेंट हैं, और वो कभी कोयले से बिजली पैदा करने का ठेका ले लेते हैं और कभी जाकर गोल्ड एक्सप्लोरेशन पर महारत का मुजाहिरा करते हैं। उन्होंने जाकर बताया कि इस मुआहिदा में बहुत ज्यादा किकबैक्स हुए हैं, कमीशन ली गई है, और यहां पर गारंटी के साथ, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गारंटी के साथ यहां पर $60 बिलियन की गोल्ड मौजूद है। अब फिर अर्ज करें कि जब आप गारंटी दे रहे हैं कि यहां पर यह चीज मौजूद है, तो फिर जिस कंपनी के टेंडर को आप खत्म कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, उसको जो जुर्माना अदा किया जाना था वो बढ़ गया। इसलिए $6 बिलियन का जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान को हुआ। अगर ये साहब वहां पर ना भिजवाए जाते तो मुमकिन है कि ये 5-10 मिलियन डॉलर का काम होता। लेकिन जब इन्होंने अपनी फनी महारत से वहां साबित कर दिया कि मैं तो वहां गोल्ड की ईंटें और खंदकें देख आया हूं, वहां पर तो इतने टन सोना निकला हुआ पड़ा है, तो लिहाजा इसकी रोशनी में, इनकी रिपोर्ट की रोशनी में इस जुर्माना की मिकदार को मल्टीप्लाई करके बढ़ाया गया और आज पाकिस्तान को $6 अरब नुकसान या तावान देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बेहतरीन जद्दोजहद, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन फैसले, आप बाकी फैसलों में भी देखते हो। इंशाअल्लाह अज़ीज हम दूसरा रुख में पाकिस्तान की आला अदलिया के बहुत से फैसलों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नियर फ्यूचर में हम बहुत सारे कमालात दिखाएंगे कि अदलिया क्या क्या करती रही है। बहरहाल इस वक्त मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि पाकिस्तान ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने के बिस्ताख, वहां से शायद $1 का भी फायदा लिए बगैर $6 बिलियन का तावान देना है, और इस तावान की अदायगी के लिए पाकिस्तान की तमाम अपील हाय खारिज हो चुकी हैं, और इसके एवज पाकिस्तान का बेहतरीन असासा जिसे बेचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान साजिश कर रही थी और पाकिस्तान के अवाम के दबाव में रूजवेल्ट होटल और PIA की दीगर प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, और अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान ने $6 अरब अदा ना किए तो उनको कन्फिस्केट करके, उनकी ऑक्शन करके वो पैसा उन्हें दिया जाएगा। अब $6 अरब आप समझ लें कि ये थोड़ी रकम नहीं है। इमरान खान साहब ने जब IMF के साथ डील की, डायलॉग किए, तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का अंदाजा $6 अरब के बराबर लगाया था और उन्होंने कहा था हम इतना लोन देंगे। तो $2 अरब उन्होंने पाकिस्तान को दिए और बकाया के हसूल की जद्दोजहद में अभी भी इमरान खान साहब मशगूल हैं। इस पूरे केस को पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ दुश्मनी, पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान की खलाई मखलूक में फैसला साजी करने वाले लोगों की अकल, जहानत और फतानत, और इसी तरह मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टिथियन कंपनी के साथ इससे बेहतर डील मुमकिन थी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन था। लेकिन बहरहाल हर लेवल पर, हर मौका पर आसिफ अली जरदारी की बदनामी करने की जद्दोजहद में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खराब करने की कोशिश में और कोई ऐसा दाव लगाने की कोशिश में कि पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद सियासत छोड़कर भाग जाए, इस जद्दोजहद में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आला अदलिया ने, इंतजामिया ने, पाकिस्तान में जमहूरियत के मुखालिफ सियासतदानों ने $6 अरब का एक और टीका कामयाबी से लगा दिया है, और यह $6 अरब कमाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं तवक्को करता कि पाकिस्तान अगले कई साल में यह कर्ज अदा कर सके। टिथियन कंपनी, बैरक गोल्ड,
या रिकॉर्डिंग का इशू क्या था, वहां पर पाकिस्तान को क्यों जुर्माना हुआ, आज का मौजू इसी कदर था। यूट्यूब चैनल दूसरा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होती रहेगी।